हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 22 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो जी, शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 22 अगस्त। शुरुआत करेंगे जन्मदिन से। जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। इनका नाम क्या है? चिरंजीवी इनका नाम है, चिरंजीवी। चलो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। ये चेहरा आपने जरूर देखा होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, बताइएगा। तेलुगु फिल्म उद्योग, जिसे हम टॉलीवुड के नाम से जानते हैं, टॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं ये चिरंजीवी। एक बेहतरीन राजनीतिज्ञ भी हैं। आप ये बताइएगा कि इनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? जल्दी से आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपने इसमें लिखा होगा 2024 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा। इसी साल 2024 में हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। और चिरंजीवी को भी दिया गया है ये सम्मान, पद्म विभूषण। इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम हासिल करेंगे। इनका जन्म 22 अगस्त 1955 को हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? पश्चिमी गोदावरी जिला पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद। 2014 में हैदराबाद तेलंगाना के हिस्से में चला गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया तेलंगाना 2014 में, ठीक है ना। तो ये उसी क्षेत्र से आते हैं। हमारे भारत के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं? तेलुगु भाषा, मेनली ये तेलुगु भाषा के लिए जाने जाते हैं। वैसे हम हिंदी भाषा की मूवीज की बात करें तो उसे हम बॉलीवुड कहते हैं। जिसे तेलुगु की बात आए तो टॉलीवुड कहते हैं। पंजाबी भाषा की बात आए तो उसे हम बॉलीवुड कहते हैं। इंग्लिश भाषा में अगर कोई मूवीज बनती हैं तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? हॉलीवुड कहते हैं। इस प्रकार अलग अलग ये वुड जो शब्द हैं वो दिए गए हैं। इनके बारे में जैसे हम बात करें, इनको पद्म विभूषण दिया गया। कब दिया गया है? ये इसी साल दिया गया है पद्म विभूषण, जो हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इनको इससे पहले भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से इनको कब सम्मानित किया गया? 2006 में, बहुत पहले की बात है। पद्म भूषण ये हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 4 नागरिक सम्मान होते हैं सर्वोच्च हमारे भारत में। सबसे पहला भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए
चिरंजीवी को नंदी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। नंदी पुरस्कार इनको कितनी बार दिया गया है? 4 बार। दक्षिणी भारतीय फिल्म फेयर पुरस्कार इनको 7 बार मिल चुका है। तेलुगु फिल्म उद्योग टॉलीवुड के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप और भी जान लीजिएगा। इनका नाम वैसे क्या है, चलो इनका नाम लिख देता हूं मैं यहां पे। कोणिदेल शिवशंकर वरप्रसाद। कोणिदेल शिवशंकर वर प्रसाद इनका पूरा नाम है। तो चलो जी, इनके बारे में बातें हुई। अब हम बातें करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है। शुरुआत करेंगे हम जयंती से, जिनकी आज जयंती है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है हरिशंकर परसाई। तो चलो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। हरिशंकर परसाई जो मध्य प्रदेश के निवासी थे, हिंदी साहित्य की किस शाखा के प्रसिद्ध लेखक थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, जल्दी से आपको बताना है। अगर आपने इसमें लिखा होगा व्यंग्यकार तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इनका जन्म आज ही के दिन 1922 में हुआ था। 1922 में। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? होशंगाबाद में। होशंगाबाद एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे ये। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुई थी। कहाँ पर? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो जबलपुर का एरिया है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में ही है। हरिशंकर परसाई हमारे एक व्यंग्यकार लेखक हुए हैं। इनकी अगर हम कुछ रचनाओं की बात करें तो इनकी एक रचनाएं और हैं। तब की बात और थी। तब की बात और थी, ये रचना किसके द्वारा लिखित है? तो नाम आएगा हरिशंकर परसाई का। एक इनकी रचना का नाम मैं लिखता हूं यहां पे, बेईमानी की परत। बेईमानी की परत नामक रचना हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखित है। ज्वाला और जल ये रचना किसकी है? तो भी नाम आप लिख देना हरिशंकर परसाई का। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शरद जोशी पुरस्कार भी इनको दिया गया। कौन सी भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी? तो ये हिंदी भाषा को इन्होंने आगे बढ़ाया था। इनकी रचनाओं में देखकर आपको पता लगेगा कि कार्ल मार्क्स की जो बातें हैं उनसे बड़े प्रभावित थे ये। ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जबलपुर में साहित्य पत्रिका वसुधा का प्रकाशन भी किया था। वही जबलपुर जहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप और भी हासिल कर लीजिए। इनके व्यंग्य संग्रह की बात करें, विकलांग श्रद्धा का दौरा, ये इनकी एक विकलांग संग्रह रचना है। इनके संस्मरण भी लिखे गए हैं। तिरछी रेखाएं, ये एक उपन्यासकार भी रहे। तट की खोज नामक इन्होंने एक उपन्यास लिखा। ज्वाला और जल ये भी इनकी एक बेहतरीन उपन्यास गाथा है। ठीक है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको इनकी किस रचना के लिए दिया गया? विकलांग श्रद्धा का दौर जो इन्होंने रचना लिखी थी उस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। सबसे सर्वोच्च कौन सा है फिर? नाम आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार का। अब चलो जी हम इनके बारे में जानेंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा, रेवा प्रसाद द्विवेदी। रेवा प्रसाद द्विवेदी की आज जयंती है। इनके बारे में पहले आप एक क्वेश्चन बताएंगे। साहित्य के प्रख्यात विद्वान रेवा प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैंने अभी बताया आपको, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने ये प्रसिद्ध विद्वान रहे होंगे अपने एरिया के।
जल्दी से बताओ इनको ये पुरस्कार कब दिया गया था। तो पहले थोड़ा सा इनके बारे में हम जानेंगे। ये बात है 1991 के आसपास की, जब इनको ये पुरस्कार मिला। तो चलो थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में हासिल कर लेते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1935 में हुआ था, 1935 में इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सीहोर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एक आपका मध्य प्रदेश में, ये भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनकी मृत्यु 22 मई 2021 को हुई थी। कहाँ पे? बनारस में। बनारस ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये तो उत्तर प्रदेश में है। किस वजह से जाने गए? तो मैंने आपको बताया था, संस्कृत भाषा में इन्होंने अपना साहित्य लिखा। संस्कृत साहित्यकार। क्लियर हुआ? संस्कृत भाषा में इनके द्वारा लिखे गए 3 महाकाव्य आते हैं, 20 खंड काव्य इन्होंने लिखे। और ऐसा कहते हैं कि इन्होंने नाटक काव्यों की भी कुछ रचनाएं लिखी थी, और इस वजह से इनको कई पुरस्कार भी मिले। जैसे एक हमने आपको बता ही दिया, साहित्य अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से इनको विश्व भारती सम्मान भी मिला। ठीक है ना? इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें आप और जान लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं, इनका क्या नाम है। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, गिरिजा कुमार माथुर इनका नाम है। गिरिजा कुमार माथुर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। तो फिर आप किसका नाम लिखेंगे? तो फिर नाम आप लिख देना इन्हीं का, गिरिजा कुमार माथुर का। तो ए ऑप्शन जो है वो आपने बखूबी लिखा होगा, तो अच्छा है। बाकी ऑप्शंस के बारे में बातें कवर करेंगे, पहले थोड़ा सा गिरिजा कुमार माथुर के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1919 को हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? गुना। ये जो गुना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में है। इनकी मृत्यु 10 जनवरी 1994 को कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। किस वजह से जाने गए? तो ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। कौन सी भाषा में इन्होंने अपनी लेखनी का कार्य पूरा किया? हिंदी भाषा को इन्होंने एक नया आयाम दिया था। इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, जैसे हम बात करें नाश और निर्माण, ये रचना किसके द्वारा लिखित है? तो नाम आएगा गिरिजा कुमार माथुर का। एक रचना जैसे लिखा हुआ है ना, मंजीर काव्य संग्रह, ये किसके द्वारा लिखित है? तो भी नाम आप लिख देना गिरिजा कुमार माथुर का। जो बंद नहीं सका, जो बंद नहीं सका, वो भी रचना इनके द्वारा लिखित है। एक रचना इनकी और है शिला पंख नाम से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इनको व्यास सम्मान दिया गया था 1993 में। इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। बाकी चलो इसमें ऑप्शन जो लिखे गए हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत अगर हम बातें कवर करें तो चलो बता देते हैं। इसमें लिखा हुआ है शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह के काव्य संग्रह की बात करें तो आपने शायद सुना होगा रूप रश्मि। रूप रश्मि किसके द्वारा लिखित है? शंभुनाथ सिंह। और एक इनकी रचना है उद्यांचल, उद्यांचल। ठीक है, 1946 की बात है वो। एक इनकी रचना थी मनवंतर। ठीक है, और समय की शिला पर, समय की शिला पर, ये रचना भी किसके द्वारा लिखित है? शंभुनाथ सिंह के द्वारा लिखित है। जब हम बात करें भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में, भवानी प्रसाद मिश्र की भी कुछ रचनाएं जो हैं उनके बारे में चलो बता देते हैं आपको। एक रचना है गीत फरोश नाम से, गीत फरोश। ठीक है, एक है बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी नामक काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखित है? तो लिख देना आप भवानी प्रसाद मिश्र का नाम। एक इनका काव्य संग्रह है जिसका नाम है व्यक्तिगत।
एक काव्य संग्रह है इनका है तुम आते हो नाम से। ठीक है, तुम आते हो। क्लियर हुआ? चलिए, और इसमें एक पॉइंट आपका बच गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बातें कर लेते हैं। इन्होंने भी कई काव्य संग्रह लिखे। जैसे बात करें भगत सर्वस्व नाम से, भगत सर्वस्व नामक काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखित है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का नाम लिख देना। प्रेम मलिका नामक काव्य संग्रह किसका है? तो भी इन्हीं का नाम आएगा। प्रेम तरंग नामक काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखित है? तो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लिख देना। होली नाम से भी इन्होंने एक लिखा था, होली। तो चलिए, इस प्रकार से मैंने थोड़ी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। अब हम इनके बारे में भी जान लेंगे। इनका नाम क्या है? आपने जरूर सुना होगा इनका नाम। नाम है इनका शोम्भु मित्रा। चलो जी, पहले आप एक क्वेश्चन बताओ इनके बारे में। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म और रंगमंच अभिनेता, निर्देशक और नाटककार शोम्भु मित्रा को किस वर्ष रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा इसमें ऑप्शन आपका ठीक रहेगा? जल्दी से बताएं। अगर आपने लिखा होगा 1976 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनको 1970 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1970 में पद्म भूषण इनको मिला। 1976 में इनको रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी जयंती 22 अगस्त को मनाई जाती है, आज ही के दिन। आज ही के दिन इनका जन्म 1915 में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 मई 1997 को हुई थी। ठीक है ना? जैसे मैंने बताया, एक प्रसिद्ध अभिनेता रहे, नाटककार रहे। इनकी कुछ फिल्मों की बात करें, धरती के लाल जो कि 1946 की मूवी है, जागते रहो 1956 की मूवी है, उसमें भी इन्होंने बखूबी कार्य किया था। बंगाली थिएटर में भी इन्होंने अपना बखूबी योगदान दिया। ठीक है ना? तो इस प्रकार आप इनके बारे में थोड़ी और ज्यादा जानकारी हासिल कर लीजिए। रेमन मैगसेसे पुरस्कार इनको कब मिला था? 1976 में मिला। रेमन मैगसेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह रेमन मैगसेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की याद में दिया जाता है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलो जी, अब हम इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इनका नाम क्या है? इलियास आजमी। इलियास आजमी। चलो, पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे। इलियास आजमी एक भारतीय राजनीतिज्ञ किस राज्य से थे? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा उत्तर प्रदेश तो फिर आपने ये जवाब बखूबी अच्छे से दिया है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? शाहाबाद में। शाहाबाद कहाँ पर पड़ता है? तो ये तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये आम आदमी पार्टी से संबंध रखते थे। कुछ टाइम तक ये आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे। उसके बाद में इन्होंने आम आदमी पार्टी को भी छोड़ दिया था। लोकसभा के सांसद रहे, और कौन सी लोकसभा के? 11वीं लोकसभा के ये सांसद रहे। 11वीं लोकसभा। ठीक है ना? वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी लोकसभा चल रही है, तो फिर आपको लिख देना है कि अब 18वीं लोकसभा चल रही है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला जो हैं वो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे और वो अब वर्तमान में 18वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष हैं। वहीं जब हम बात करें इलियास आजमी के बारे में, इनका जन्म आज ही के दिन 1934 में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 जून 2023 को हुई थी। शाहाबाद में, और जो क्षेत्र पड़ता है शाहाबाद, वहां से इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व किया था। बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी से जुड़े। आम आदमी पार्टी को छोड़कर इन्होंने पीएससी पार्टी ज्वाइन की और वो भी पार्टी इन्होंने छोड़ दी थी। चलो जी, अब हम एक आपसे क्वेश्चन पूछें।
इनके बारे में, इनका क्या नाम है? इनका नाम भी आपने शायद सुना होगा, आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी की भी आज जयंती है। एक क्वेश्चन आप बताओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने नाम बता दिया है पहले ही। वर्ष 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। आनंद कुमार स्वामी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म 22 अगस्त 1877 को कहाँ पे हुआ था? कोलंबो में। और ये जो कोलंबो का एरिया कहाँ पर पड़ता है? श्रीलंका में है, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? 9 सितंबर 1947 को इनकी मृत्यु अमेरिका में हुई थी। क्लियर हुआ? इनके द्वारा बहुत सी रचनाएं लिखी गई हैं। ये एक लेखक हैं, लेखक रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे बात करें, एक रचना इनकी है राजपूत पेंटिंग नाम से, एक इनकी रचना थी आर्ट एंड स्वदेशी नाम से, ठीक है। तो वो भी रचना इनके द्वारा लिखित है। हालांकि मैंने क्या बताया, जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका में। श्रीलंका को पहले सिलोन जो क्षेत्र है उसके नाम से भी जाना जाता था। तो इनकी एक रचना है आई एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया एंड सिलोन, ठीक है ना। एक इनकी रचना है मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। ये रचना भी किसके द्वारा लिखित है? तो नाम लिख देना आप, आनंद कुमार स्वामी का। बुद्ध एंड द गॉस्पेल ऑफ बुद्धिज्म, ये रचना भी किसके द्वारा लिखित है? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखित है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, जिनकी आज पुण्यतिथि है उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इनका जिक्र करेंगे। सबसे पहले इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, सैयद शाहिद हकीम। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये हमारे भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी। इनकी आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म 23 जून 1939 को हुआ था। कहाँ पे? हैदराबाद में। और ये जो हैदराबाद जहां पर इनका जन्म हुआ था, ये पहले आंध्र प्रदेश का एरिया हुआ करता था, लेकिन 2014 में जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया, तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया, तो तेलंगाना की राज्य राजधानी कहलाया जाने लगा हैदराबाद, जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और हमारे भारत के प्रसिद्ध पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी की मृत्यु 22 अगस्त 2021 को हुई थी। इनसे संबंधित आप एक क्वेश्चन बताएंगे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। वर्ष किस वर्ष की बात है जब हमारे भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी सैयद शहीद हकीम को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ध्यानचंद पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है इसका नाम किसके नाम पर पड़ा? ध्यानचंद। ध्यानचंद जिनको हम मेजर ध्यानचंद के नाम से जानते हैं। मेजर ध्यानचंद जो हमारे हॉकी के बड़े बेहतरीन खिलाड़ी रहे, हॉकी का जादूगर जिनको कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार शुरू किया गया, ध्यानचंद पुरस्कार। और ये पुरस्कार सैयद शहीद हकीम को कब मिला था? 2017 में मिला था, ठीक है ना। पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को राजीव गांधी सम्मान रत्न से जाना जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार आपको थोड़ी बहुत जानकारी इनके बारे में भी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये फोटोज हैं जब इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। अब चलो इनके बारे में भी हम जानकारी हासिल कर लेंगे। इनका नाम क्या है? यू आर अनंत मूर्ति इनका नाम है, यू आर अनंत मूर्ति। इनकी आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म 21 दिसंबर 1932 को हुआ था। कहाँ पे? कर्नाटक में एक जगह पड़ती है मेलिगो नाम से। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन
2014 में हुई थी। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ये जो बेंगलुरु क्षेत्र है ये भी आपको पता है कहाँ पे है, कर्नाटक में ही है, कर्नाटक की राजधानी। एक क्वेश्चन यू आर अनंत मूर्ति के बारे में आप बताइएगा। आधुनिक कन्नड़ साहित्य की गौरवशाली परंपरा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार यू आर अनंत मूर्ति को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के रहे होंगे यू आर अनंत मूर्ति। तो इनको ये पुरस्कार कब मिला था? 1994 में मिला था। और हमारे भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था 1998 में। पद्म भूषण हमारे भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन सी भाषा को इन्होंने नया आयाम दिया? तो कन्नड़ साहित्य इन्होंने लिखा था। कन्नड़ साहित्य में अहम भूमिका इन्होंने निभाई, इस वजह से इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। क्लियर हुआ? और ऐसा कहते हैं कि एक बार 2013 में इनको मैन बुकर पुरस्कार पाने वालों की जो उम्मीदवारों की सूची होती है उसमें भी चुना गया था। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के बारे में आप जान लीजिएगा और बहुत सारी बातें इनके बारे में हो सकती हैं। अब चलो हम इनके बारे में भी जानेंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सैयद फजल अली। सैयद फजल अली के बारे में अगर बात की जाती है तो इनका जन्म 19 सितंबर 1886 को हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 22 अगस्त 1959 को हुई थी, 1959 में हुई थी। ये हमारे भारत के न्यायाधीश रहे, भारतीय न्यायाधीश। और इन्होंने 2 राज्यों में राज्यपाल की भूमिका निभाई थी और कहते हैं असम और ओडिशा के राज्यपाल ये रहे थे, असम और ओडिशा। ठीक है ना, इन दोनों राज्यों में राज्यपाल रहे। अब चलो आपसे करंट की बातें पूछ लेते हैं। हालांकि इनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष रहे थे सैयद फजल अली। फजल अली आयोग का नाम आपने जरूर सुना होगा ना। तो चलो यहां पर लिख देता हूं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कब की बात है? ये 1953 के आसपास की बात है। एक जमींदार परिवार से आते थे ये और इनको खान बहादुर की उपाधि दी गई थी। और 1918 में फजल अली को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अधिकारी बनाया गया था। 1941 की नई साल की सम्मान सूची में नाइट की उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है ना, तो चलिए इनके बारे में आप और जानकारी हासिल कर लीजिएगा। असम के राज्यपाल रहे फजल अली, लेकिन वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन हैं? तो फिर आप किसका नाम लिखेंगे? अगर इसमें आपने लिखा होगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। असम के अलावा अगर जैसे बाकी पॉइंट लिखे हुए हैं, PS श्रीधरन पिल्लई, ये वर्तमान में गोवा राज्य के राज्यपाल हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। हरि भाऊ कृष्णराव बागड़े वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल बने हुए हैं। इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है राष्ट्रपति के द्वारा। राजस्थान के इनसे पहले कौन थे? कलराज मिश्र थे और कलराज मिश्र की जगह इन्होंने ले ली है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। चलो जी, अब जैसे मैंने बताया असम के रहे थे राज्यपाल सैयद फजल अली, ओडिशा के भी राज्यपाल की भूमिका इन्होंने निभाई। तो चलो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? जल्दी जल्दी बताओ। तो अगर आपने इसमें लिखा होगा ना रघुबर दास, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बाकी ऑप्शन जो हैं वो तीनों के तीनों आपको आज कमेंट में बताने हैं। चाहे लाव गणेशन की बात हो, ये सभी तीनों के तीनों राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं वर्तमान में किसी न किसी राज्य में।
राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप इन तीनों का राज्य का नाम लिख दीजिए कमेंट में, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ वास्तव में आपने क्लास ये कवर की है। अब चलो इनके बारे में भी हम जानेंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम भी पता होना चाहिए। ये ब्रिटिश अधिकारी रह चुके हैं, वॉरेन हेस्टिंगस। वॉरेन हेस्टिंगस के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। चलिए जी, वॉरेन हेस्टिंगस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हमारे बंगाल के अंतिम गवर्नर रहे थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। ठीक है ना। जब हम इस वॉरेन हेस्टिंगस के कार्यकाल की बात करते हैं तो कब से कब तक का कार्यकाल माना जाता है वॉरेन हेस्टिंगस का? 1773 से लेकर 1785 तक का कार्यकाल वॉरेन हेस्टिंगस का माना जाता है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वॉरेन हेस्टिंगस के समय की जैसे हम बात करें, बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसी वॉरेन हेस्टिंगस के समय में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट, ये कब की बात है? 1773 की बात है। इसी वॉरेन हेस्टिंगस के समय में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो कब की बात है? 1784 की बात है। ठीक है ना। 1775 से लेकर 1782 तक जो मराठा युद्ध चला था अंग्रेजों के साथ में, जो सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था, जिसे हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था? तो वॉरेन हेस्टिंगस का नाम आता है। और जैसे हम बात करें 1780 से 1784 तक दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था, उस समय भी कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था? तो फिर नाम आएगा वॉरेन हेस्टिंगस का। ठीक है ना। वॉरेन हेस्टिंगस के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी इस मायने में होनी चाहिए कि इसको किस वजह से हम जानते हैं। ठीक है। तो शुरुआत अगर देखी जाए तो बंगाल के गवर्नर बनने लगे थे, है ना। तो प्लासी की लड़ाई हुई, सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला की कहानी आपने सुनी भी होगी, है ना। तो वो एक क्वेश्चन चलो आप यहां पर बता दीजिए। ब्रिटिश अधिकारी का सही कालक्रम लिखना है आपको। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी से आपको बताना है। तो सबसे पहले हम रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, है ना। रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद में ब्रेलास्ट, फिर कार्टियर, फिर वॉरेन हेस्टिंगस। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जब हम बात करें, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर रहा। और फिर जब हम वॉरेन हेस्टिंगस की बात करते हैं, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा, है ना। बंगाल का अंतिम गवर्नर। और इसी वॉरेन हेस्टिंगस को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होने का श्रेय जाता है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव से शुरुआत हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 में लाया गया था, उसके पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद को खत्म कर दिया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल पद हमें देखने को मिला। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ठीक रहेगा। पहले कौन हुए थे? ये तो हो नहीं सकता, ना तो ऑप्शन थर्ड हो सकता है ना फोर्थ हो सकता है। पहले और दूसरे में से रहेगा। ब्रेलास्ट पहले था या कार्टियर पहले था? इनके बारे में आप ये जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइएगा। ठीक है। चलो जी। तो इस प्रकार आज की हमारी कहानी यहाँ तक संपन्न हुई।
और अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस कक्षा की PDF प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, केवल करंट अफेयर्स की कक्षा जो होती है उसकी PDF आपको मिलती है। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाओं की PDF आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। आप हमें YouTube के अलावा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक, मोज, हिप्पी, जोश, शेयरचैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम एटसेट्रा। ट्विटर एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, बशर्ते आपको सर्च करना है एड्यूरोही24। अगर आप सर्च ना भी करें तो आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।